नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड प्रवक्ता राजनीति विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र, जो कि वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। ये प्रश्न पत्र साथियों 100 अंकों का था और 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे। तो ये सभी के सभी 100 प्रश्न आगामी प्रवक्ता परीक्षा में आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं, तो आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। पहला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो साथियों, इस पुस्तक के लेखक थे वुडरो विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन को ही लोक प्रशासन का जनक या लोक प्रशासन का पितामह भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद साथियों दूसरा जो प्रश्न है, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? तो साथियों, पद सोपानिक जो व्यवस्था है उसमें जो कमियां थी, ठीक है, उन कमियों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का प्रतिपादन हेनरी फ्योल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी फ्योल। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, इसी को आदेश की एकता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद साथियों चौथा प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। तो साथियों, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, 1953 में जो पॉल एच एप्पलबी रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट की अनुशंसा पर 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि पॉल एच एप्पलबी रिपोर्ट 1953 में जो प्रकाशित हुई थी, इस रिपोर्ट की अनुशंसा पर वर्ष 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कहां स्थित है? नई दिल्ली में। ओके, इसके बाद साथियों पांचवा प्रश्न है, हार्थोन प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? ओके, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्टन मेयो। ठीक है, तो एल्टन मेयो के नेतृत्व में हार्थोन प्रयोग किए गए थे। और मैं आपको यहां पे बता दूं साथियों, जो एल्टन मेयो थे, एल्टन मेयो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में कार्यरत थे, और यहीं पे ये जो प्रयोग थे 4 चरणों में चलाए गए थे, यानी कि 1924 से 1932 तक। ठीक है, इनमें जो पहला चरण था उसके तहत महान प्रकाश प्रयोग किया गया था, जो कि 1924 से 27 तक चला था। साथ ही साथ जो दूसरा चरण था उसमें रिले असेंबली प्रयोग किया गया था, जो कि 1927 से 28 तक चला था। साथ ही साथ उसके बाद जो तीसरा चरण था उसमें समूह साक्षात्कार प्रयोग किया गया था 1928 से 31। और चौथा जो चरण था उसमें बैंक वायरिंग प्रयोग किया गया था, जो कि 1931 से 32 तक चला था। यानी कि हार्थोन प्रयोग 1924 से 32 तक चलाए गए थे। ठीक है, और साथियों इन चरणों की व्याख्या रॉथलिस बर्गर और डिक्सन के द्वारा 1939 में प्रकाशित पुस्तक मैनेजमेंट एंड द वर्कर में किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त साथियों एल्टन मेयो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है, जिनमें पहली पुस्तक थी द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो कि 1933 में लिखी गई थी। दूसरी पुस्तक थी द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1945 में लिखी गई थी। और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो कि 1947 में इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद साथियों छठा प्रश्न है, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लूथर गुलिक। ओके, इसके बाद साथियों सातवां प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंसेंट डी गॉर्ने। विंसेंट डी गॉर्ने के द्वारा ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मैं आपको यहां पे बता दूं साथियों, नौकरशाही का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द होता है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग ड्रॉअर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए हुआ करता था, और इस डेस्क पर ढके कपड़े को ब्यूरल कहा जाता था, तथा इसी के आधार पर निर्मित ब्यूरो शब्द सरकारी कार्यों का परिचायक था। ठीक है,
इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंसेंट डी गॉर्नी के द्वारा किया गया था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विधिक बौद्धिक सत्ता। ओके। इसके बाद 9वां प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आती है? काफी अच्छा प्रश्न था साथियों। तो भारतीय पुलिस सेवा आती है साथियों गृह मंत्रालय के अधीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। इसके बाद साथियों 10वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है साथियों अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, कैग। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, यह इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद साथियों 11वां प्रश्न है, भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसूरी में। ठीक है साथियों, आपने इससे पहले जो प्रश्न देखा था 9वां प्रश्न, भारतीय पुलिस सेवा किसके अधीन आती है, तो इस तरह से यह भी पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री अकादमी किसके अधीन आती है? तो कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, अगर इस तरह से कभी प्रश्न आता है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी किसके अधीन है, तो इसका आप उत्तर करेंगे कार्मिक मंत्रालय के अधीन। ठीक है, इसके बाद साथियों 12वां प्रश्न है, प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? ठीक है, तो साथियों प्रशिक्षण की विशेषता सभी हैं। ठीक है, तैयारी भी है, अभिविन्यास भी है और ज्ञान भी है, तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों ये, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। ओके, अब इस प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्यों पे यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, योग्यता प्रणाली के आधार पर भर्ती की वैज्ञानिक पद्धति को सबसे पहले चीन ने अपनाया था। ठीक है, और यदि आपसे ये कहा जाए या ये पूछा जाए कि आधुनिक काल में भर्ती की वैज्ञानिक पद्धति का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसा में, यानी पर्सिया में। ठीक है, इसके बाद यानी कि प्रसा के बाद भर्ती के आधार के रूप में योग्यता पद्धति के सिद्धांत को 1853 में हमारे भारत ने अपनाया था। ठीक है, साथ ही साथ ब्रिटेन ने इस पद्धति को 1857 में नॉर्थ ट्रेवलियन रिपोर्ट 1854 की जो सिफारिश है उस पर लागू किया था अपने यहाँ पर, और अमेरिका में योग्यता प्रणाली का आरंभ 1883 के पेंडल्टन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये ध्यान में रखने। इसके बाद है, किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका राइट आंसर है LD वाइट, ऑप्शन ए। ठीक है, और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी गई थी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये पुस्तक लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक भी मानी जाती है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न, किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुने एवं रेले के द्वारा। इसके बाद 16वां प्रश्न है, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लूथर गुलिक ने। ठीक है, और ये 4 P क्या थे? पर्सन, प्रोसेस, पर्पज और प्लेस। ठीक है, इसके बाद 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। ठीक है, अब यहां पे जितने भी अनुच्छेद पूछे गए हैं उन सभी को मैं आपको बता दूं। देखिए साथियों, यहाँ पे अनुच्छेद 280, इसके तहत केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में परामर्श देने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है साथियों। अनुच्छेद 315 के तहत संविधान का ये जो अनुच्छेद है, इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में यह प्रावधान है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित होगा। ओके, तो अनुच्छेद 315 आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 324, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है, और यह एक संवैधानिक निकाय है, स्थायी संवैधानिक निकाय है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उससे एक दिन पहले
भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अनुच्छेद 340 इसके तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग के दशाओं और कठिनाइयों का अन्वेषण कर उसके सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। तो चारों जो अनुच्छेद यहाँ पे पूछे गए थे काफी महत्वपूर्ण है, जो विकल्प में आए हुए थे। ठीक है, 18वां प्रश्न है एसेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशिक्षण से। ठीक है, ये समिति, इसका जो प्रतिवेदन है ये प्रशिक्षण से संबंधित है। इसके बाद 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वुडरो विल्सन। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेविड ऑसबॉर्न एवं टेड गैबलर। ठीक है, अब यहां पे आप थोड़ा देख लीजिए साथियों, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट पुस्तक 1992 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक को नवलोक प्रबंधन के उदय का कारण माना जाता है। ओके, नवलोक प्रबंधन यानी कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द है ये क्रिस्टोफर हुड के द्वारा दिया गया था। ओके, साथ ही साथ नवलोक प्रबंधन को उद्यमशील सरकार के रूप में भी जाना जाता है और इसका लक्ष्य 3E का है। ये 3E क्या है? पहला जो E है उसमें उसका मतलब है एफिशिएंसी यानी कुशलता, दूसरा E इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, और तीसरा E यानी कि इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशीलता। तो कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद 21वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव कब आयोजित किए गए थे। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 1946 में। 22वां प्रश्न है नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राचीन यूनान से संबंधित है। इसके बाद 23वां प्रश्न महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौरा चौरी में हिंसक वारदात होने के कारण। आपको पता है 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और बाद में चौरा चौरी जो घटना है 1922 में, ठीक है, इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने ये अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको क्या कर लिया था, स्थगित या वापस ले लिया था। इसके बाद 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है। तो साथियों यहाँ पे जो सांप्रदायिक प्रचार प्रसार है वो स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद 25वां प्रश्न है प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं है। तो साथियों लोकमत का निर्माण करना ये राजनीतिक दल का कार्य है, सरकार का गठन करना ये भी इनका कार्य है, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना ये भी है, लेकिन प्रेस को नियंत्रित करना ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद 26वां प्रश्न होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के लिए स्वशासन। ठीक है, इसके बाद 27वां प्रश्न मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना था। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, मार्क्स के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई थी। तो इनमें जो पहली महत्वपूर्ण पुस्तक थी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1844। साथियों ये पुस्तक इस वर्ष के प्रश्न पत्र में पूछी गई थी और हिंदी अनुवादित नाम इसका पूछा गया था। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र की दरिद्रता के नाम से इस पुस्तक को वहां पे पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना, इस तरह से भी आपसे पुस्तकें पूछी जा सकती हैं। ओके, दूसरी जो पुस्तक थी द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये 1844 में इनके द्वारा लिखी गई थी। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। ठीक है, आपको सन भी पता होना चाहिए। तो ये 1859 में इनके द्वारा लिखी गई थी। साथ ही साथ वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1865 में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद द गोथा प्रोग्राम 1875 में, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और साथ ही साथ एंजल्स जो इनके सहयोगी थे इनके साथ मिलकर भी इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। तो इसमें जो पहली पुस्तक थी द होली फैमिली यानी कि पवित्र परिवार, जर्मन आइडियोलॉजी यानी कि जर्मन विचारधारा, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर के लिखी थी एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने। तो ये सभी पुस्तकें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद साथियों 28वां प्रश्न आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है
क्योंकि, तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। इसके बाद 29वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, अब यहां पे थोड़ा देख लीजिए साथियों, प्रारूप समिति, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है और पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, कई एग्जामों में इस तरह से प्रश्न आए हैं कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रारूप समिति को ही कहा जाता है। सातवीं समिति में अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति के जो अन्य सदस्य थे, इनमें एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरे थे के एम मुंशी, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें बी एल मित्र थे, ये थोड़े समय के बाद हट गए थे और इनके स्थान पर एन माधवराव को सदस्य बनाया गया था, और छठे थे डीपी खेतान। आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से टी कृष्णामाचारी को इनके स्थान पर सदस्य बनाया गया था। तो ये प्रारूप समिति है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको ध्यान रखने। इसके बाद साथियों 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, डेविड ईस्टर। ठीक है, 31वां प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पर। ठीक है, यानी कि उपादेयता पर भी बल देता है और कृत्य पर भी बल देता है। 32वां प्रश्न है, डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है? तो साथियों सभी हैं, यानी कि मांग भी है, समर्थन भी है और पुनः निवेश भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 33वां प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है वरन यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने ही कहा था कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है बल्कि क्या है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। इसके बाद 34वां प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए, तो साथियों 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद साथियों 35वां प्रश्न है, आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो साथियों परिधीय देश जो होते हैं वो केंद्र पर निर्भर होते हैं निर्मित सामान के लिए। ठीक है, निर्मित सामान के लिए, तो इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। ठीक है, 36वां प्रश्न है, किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेरेमी बेंथम। ठीक है, तो बेंथम ने ही कहा था। इसके बाद 37वां प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या है? तो साथियों परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं, ये तीनों ही एंटोनी ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं हैं। ठीक है, 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बेलमती चौहान, हंसा धनाई, सुशीला बलूनी, ये सभी उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। 39वां प्रश्न है, संविधान के द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है? तो साथियों ये शक्ति हमारी भारतीय संसद को दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद यानी कि पार्लियामेंट, जो कि मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकती है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन रॉल्स। ठीक है, इसके बाद साथियों 41वां प्रश्न है, संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि भौगोलिक समीपता भी है, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता ये भी है और केंद्र राज्य समन्वय। ठीक है, तो संघात्मक सरकार की सफलता के लिए ये सभी आवश्यक है। इसके बाद 42वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ठीक है, यहां पे हम थोड़ा देख लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। ओके, साथ ही साथ आपको पता है कि
नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके साथियों, भारत और आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के जो निदेशक तत्व हैं इनका वर्णन नहीं किया गया है। और निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। ओके और अनुच्छेद 37 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि इस भाग में दिए गए जितने भी उपबंध हैं, भाग 4 में दिए गए ये जितने भी उपबंध हैं, इन उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अर्थात अगर देखा जाए तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, किसी भी न्यायालय के द्वारा इनको इन्फोर्स्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें दिए गए जो भी तत्व हैं ये देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में यानी कि कानून निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 37 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इनको न्यायालय के द्वारा इन्फोर्स्ड या लागू नहीं कराया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और साथ ही साथ केटी साह ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो एक कोटेशन पूछी जा सकती है, आप ध्यान रखिएगा इसको। और ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था। तो ये कुछ तथ्य है नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में, आप सभी को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, SE फाइनल। ठीक है, काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब ये आम प्रश्न हो चुका है तो आपको इसको अवश्य ध्यान में रखना है। इसके बाद 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? ठीक है, तो आवश्यक बुराई मानता है साथियों व्यक्तिवाद। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि इस तरह से प्रश्न आए कि कौन सा राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानता है तो ये अराजकतावाद हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखनी है ये सभी चीजें। इसके बाद 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी सामाजिक समझौते के विचार को किसने निम्नलिखित में से किसी सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के का श्रेय दिया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है जॉन रॉल्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गार्नर। ठीक है, तो संप्रभुता का जो वैधानिक सिद्धांत है उसकी आलोचना गार्नर ने नहीं की थी, ये इसके आलोचक नहीं रहे हैं। इसके बाद 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये 1965 में हस्ताक्षरित नहीं हुई थी बल्कि 1963 में इस पे साइन किए गए थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, LTBT इसको कहा जाता है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पे सही है। परमाणु अप्रसार संधि 1968 बिल्कुल सही है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि ये भी सही है। ठीक है, CTBT। और भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण आपको पता है 1974 और 1998 में किया गया था। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रासंगिकता का सिद्धांत। ये इसका एक लक्षण नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद के सिद्धांत के लक्षण बताए थे उनमें पहला है नियमितता। ठीक है, रेगुलरिटीज। दूसरा है सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। तीसरा इन्होंने बताया था तकनीक के यानी कि टेक्निक्स। चौथा बताया था परिमाणीकरण यानी कि क्वांटिफिकेशंस। उसके बाद पांचवा इन्होंने मान्यताएं यानी कि वैल्यूज। छठवां क्रमबद्धता यानी कि व्यवस्थाबद्धीकरण, सिस्टमलाइजेशन। और सातवां विशुद्ध ज्ञान, प्योर साइंस। और आठवां ज्ञान का एकीकरण या समग्रता यानी कि इंटीग्रेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसके बाद 49वां प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, इसके बाद 50वां प्रश्न है, सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया?
तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माओ माओ जेडोंग के द्वारा ये किया गया। ठीक है, सांस्कृतिक क्रांति और स्थायी क्रांति, ये सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इसके बाद 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अब आप इसको देख करके मिला लीजिएगा। ओके, इसके बाद 52वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? बहुत महत्वपूर्ण यह अनुच्छेद है साथियों। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में वर्णित कोई विषय, आप ध्यान रखें राज्य सूची में वर्णित, क्योंकि राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। ठीक है, संसद इस पर कानून नहीं बनाती है, लेकिन राज्यसभा के पास यह विशेष शक्ति है या विशेष अधिकार है कि वह राज्य सूची में वर्णित ऐसे किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखें यहां पे, राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित कर सकती है कि राज्य सूची में वर्णित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है। और यदि राज्यसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर लेती है तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। ओके, ऐसा प्रस्ताव साथियों 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है। ओके, लेकिन राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1-1 साल के लिए क्या कर सकती है? आगे बढ़ा सकती है। तो अनुच्छेद 249 आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 371 के तहत मणिपुर को विशेष प्रावधान प्राप्त है। ओके, मणिपुर राज्य को। ठीक है, तो यहां पे अरुणाचल दिया गया था जो कि असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। इसके बाद 54वां प्रश्न है, कि सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अब यहां पे हम थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए, 26 जून 1945 को 50 देशों ने यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के जो मूल संस्थापक सदस्य राष्ट्र थे वो 51 थे। कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के जो संस्थापक सदस्य राष्ट्र थे उनकी संख्या कितनी थी? तो 51 थी। ठीक है, ये चार्टर कहां हस्ताक्षरित हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ साथियों भारत भी इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र रहा है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हुआ और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था श्री रामास्वामी मुदालियार जी ने। ओके, आपको पता है यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके, और वर्तमान सदस्य संख्या 193 है। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है और प्रथम सम्मेलन इसका वेस्टमिनिस्टर हॉल लंदन में जनवरी 1946 में आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ यूएनओ चार्टर में ये आपको ध्यान रखना है कि 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। ओके, इसके बाद साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये अंग है महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का। ओके, तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है साथियों 1 साल, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 12 माह। ठीक है, तो 1 साल का कार्यकाल होता है, आप 12 माह भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद 56वां प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको बता दूं ब्रेटन वुड्स समझौते के दौरान 2 संस्थाओं की 2 एजेंसी की स्थापना की गई थी। इसमें एक था विश्व बैंक और दूसरा था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इनकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसीलिए इन दोनों को, विश्व बैंक को और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी साथियों,
यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। ठीक है, आप इसको सुधार लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। इसके बाद साथियों 58वां प्रश्न है, मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना। तो ये मार्शल योजना का उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, ट्रूमैन सिद्धांत। ओके, इसके बाद भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 1992 में। वर्ष 1992 में भारत ने इजराइल के साथ अपने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 61वां प्रश्न है, शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदारीकरण की नीति। ये शक्ति संतुलन की स्थापना का एक साधन नहीं है। ओके, यहां पे मैं आपको बता दूं शक्ति संतुलन की स्थापना के साधन कौन कौन से हैं। तो साथियों इसमें है पहला क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन, दूसरा है हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन, तीसरा है मध्यवर्ती राज्य यानी कि बफर स्टेट, चौथा है शस्त्रीकरण यानी कि आर्मामेंट, और इसके बाद है विभाजन तथा शासन यानी डिवाइड एंड रूल, और अंतिम है मैत्री संधियां यानी कि अलायंस एंड काउंटर अलायंसेस। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, समान न्याय का सिद्धांत। ओके, समान न्याय का सिद्धांत ये जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। ओके, अब यहां पे हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आमंड द्वारा राजनीतिक संस्कृति के आधार पर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को 4 भागों में बांटा है। तो इसमें पहला है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, इसका उदाहरण यूके और यूएसए है। साथ ही साथ महाद्वीपीय यूरोपीय संस्कृति, इसका उदाहरण फ्रांस, इटली, स्पेन है। और आंशिक औद्योगिक, ठीक है, इसमें इसका उदाहरण एशिया और अफ्रीका है। और साथ ही साथ चौथा है सर्वाधिकारवादी यानी कि यूएसएसआर और चाइना में। ठीक है, तो इसमें साम्यवादी नहीं है। ठीक है, इसके बाद 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलोसॉफी ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, बाकी व्हाट इज टू बी डन ये भी लेनिन की पुस्तक है। फिलोसॉफी ऑफ मार्क्सिज्म ये इनकी पुस्तक नहीं है। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन ये भी लेनिन के द्वारा लिखी गई है। और इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, ये भी लेनिन की पुस्तक है। तो जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है ये है फिलोसॉफी ऑफ मार्क्सिज्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित बजट प्रारूपों में कौन सा बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइन आइटम बजट प्रणाली। ओके, इसके बाद 66वां प्रश्न है, यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्त की भावना की पुष्टि होती है। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, हीगल। हीगल ने यह कहा था। इसके बाद 67वां प्रश्न है, त्रुटि युक्त युग्म का पता लगाइए। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये पुस्तक जीन ब्लंडिल ने नहीं लिखी थी बल्कि रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बाकी सभी पुस्तकें सही सुमेलित हैं। 68वां प्रश्न है, किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोंटेस्क्यू, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉस। साथियों मैं आपको बता दूं, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया जो कि शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। ओके, यानी कि यहाँ पे सरकार के जो अंग हैं वो उनके अपने अपने कार्य, अपनी अपनी शक्तियां हैं। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक जो पुस्तक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसे कि यूएसए ने 1787 में बने अपने संविधान, यानी कि 1787 में इनका संविधान बना था जो कि 1790 में लागू हुआ था। तो इस संविधान में इन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया था। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू को
अमेरिकी संविधान का बौद्धिक पिता कहा जाता है। ठीक है, और हमारे भारत में संसदीय प्रणाली है और यहाँ पे शक्ति पृथक्करण नहीं बल्कि शक्ति समन्वय देखने को मिलता है, एक अंग दूसरे को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद साथियों 69वां प्रश्न है, उपद्रव एवं प्रदर्शन प्राय उदाहरण हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अप्रतिमानित हित समूह के। ठीक है, 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालिंद्र कुमार घोष। ये ढाका षड्यंत्र अभियोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी सभी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। 72वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण ही देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, या कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो इसी दौरान अनुच्छेद 19 में निहित जो मौलिक स्वतंत्रता है वो स्थगित की जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताओं को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उनका स्थगन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी का स्थगन किया जा सकता है। अनुच्छेद 73, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उसको अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में सेवा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं साथियों। देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन परामर्श किससे लेते हैं? प्रधानमंत्री से। यानी प्रधानमंत्री ही पूरी एक लिस्ट तैयार करते हैं मंत्रियों की, और उसी लिस्ट के आधार पर राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है साथियों, मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों के चयन का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर के कार्य कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री ऐसे किसी सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं जो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन साथियों 6 माह के भीतर ऐसे किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, अनिवार्य है, अन्यथा उसको त्यागपत्र देना होगा मंत्री पद से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 74वां प्रश्न है, संसद के सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव के पारित किए जाने का नियम निम्न दशा में लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है। ठीक है, इसके तहत 2/3 यानी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, और महाभियोग अनुच्छेद 61 क के तहत पूरा वहां पे वर्णन किया गया, इसका उल्लेख किया गया। इसके बाद 75वां प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते। ठीक है, 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है। तो ये 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है, बाकी सभी 11वीं अनुसूची के भाग हैं। ओके, और 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और 12वीं अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ओके,
78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है? तो साथियों, मौलिक अधिकारों को संरक्षण करना ये दोनों के अधिकार क्षेत्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके। 79वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन कार्य का तात्पर्य उस शक्ति से है, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित जो कानून है उनकी संवैधानिकता या उनकी वैधता का परीक्षण करता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन है, इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ऐसी किसी भी विधि या कानून को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है या उनका उल्लंघन करती है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। ठीक है। यदि आप यहां पे ध्यान रखें कि यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या ऐसे कोई कानून बना दिए जाते हैं जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों, तो ऐसे प्रत्येक कानून को, प्रत्येक विधि को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसी को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। ओके। इसके बाद साथियों 80वां प्रश्न है, श्रीमती बेलमती चौहान, श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थी, उनके शहादत का स्थान इंगित कीजिए। तो ये मसूरी में इन्होंने ये इनकी शहादत मसूरी में हुई थी। ठीक है, यहीं पे ये शहीद हुई थी। इसके बाद 81वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शक्ति एक पक्षीय होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है, जबकि शक्ति साथियों द्विपक्षीय होती है, एक पक्षीय नहीं होती है। ओके। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, जॉन ऑस्टिन लौकिक संप्रभुता के समर्थक नहीं है, बाकी सभी लौकिक संप्रभुता के समर्थक रहे हैं। 83वां प्रश्न है, मनुस्मृति के कितने अध्याय हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 12 अध्याय। 84वां प्रश्न है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85वां प्रश्न है, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री करते हैं। 86वां प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो ये न्यायिक पहल के द्वारा हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 87वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 88वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला था, तो ये उत्तरकाशी था। 89वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता नहीं है साथियों, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे एकल नागरिकता है। 90वां प्रश्न है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे रजनी कोठारी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 91वां प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है? तो साथियों विधानसभा के प्रति। ओके, और संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ओके, तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था राज्य मंत्रिपरिषद, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर ये पूछा जाए कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति। ठीक है। 92वां प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन को परिभाषित किया गया है। और यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, कौन आहूत करता है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ओके, और अध्यक्षता कौन करते हैं संयुक्त अधिवेशन की? लोकसभा का अध्यक्ष। 93वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94वां प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली आधारित है? तो आप साथियों इसका राइट आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पे आधारित है। 95वां प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन ने। ओके, इसके बाद 96वां प्रश्न है, राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में यह सत्य है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97वां प्रश्न है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
डी J.S. मिल। ठीक है, इस संबंध में उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। 98वां प्रश्न है, किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? तो साथियों ऑप्शन डी सीले महोदय ने। 99वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 सदस्य, और राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सप्तांग सिद्धांत। तो साथियों ये थे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।